नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम आपके सामने एक मॉडल पेपर जिसमें जीके के 25 क्वेश्चंस होंगे वो पेश कर रहे हैं। इसको करते समय भाइयों आप एक कागज और पेन अपने पास रखेंगे और हम जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आए उसका क्वेश्चन नंबर और आपके अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या होना चाहिए ये नोट करेंगे, जिससे कि आपको बाद में आप ये चेक कर सकें कि इन दिए गए 25 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे। तो इसको आप अपने एक टेस्ट भी मान सकते हैं। भाइयों, हमें आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। अगर आपके कमेंट्स आते हैं आगे भी इसी तरह के मॉडल पेपर तैयार करने के लिए, तो हम आगे भी इसी तरह के मॉडल पेपर समय समय पर आपके सामने पेश करते रहेंगे। डिपेंड करेगा आप पर कि आप में से कितने भाई ऐसे हैं जो इस तरह के मॉडल पेपर्स की डिमांड कर रहे हैं, जीके के, रीजनिंग के, मैथ के, अलग अलग। ठीक है भाइयों, तो शुरू करते हैं। फिर से बोल रहा हूं कि अपने पास कागज पेन रखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कागज पेन उठा लीजिए और उनके आंसर नोट करना शुरू कीजिए। ठीक है, आपको ट्राई करना है और ये देखना है कि 25 में से आपके कितने परसेंट ठीक हैं। शुरू करते हैं भाई। पहला सवाल देखते हैं। तो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर जीके का है ये, और जीके का फर्स्ट है। तो पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल है, इनमें से कौन से शहर के नाम वाला गेट दिल्ली में स्थित नहीं है? वहां पर आपको इतना ही लिखा मिलेगा, ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ट्राई कीजिए, अपना आंसर लिखिए। तो दिल्ली में ऐसा कौन सा शहर है जिसके नाम पर किसी गेट का नाम नहीं है? दिल्ली के अंदर, दिल्ली में, याद रखना भाई। तो आंसर है भाई आगरा, क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली गेट भी है, अजमेरी गेट भी है, लाहौरी गेट भी है, कश्मीरी गेट भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन आगरा गेट नाम से कोई गेट नहीं है दिल्ली में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, बादलों की दिशा और गति किस यंत्र से मापते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, बादलों की दिशा और गति किस यंत्र से मापते हैं? ऑप्शन है नेफोस्कोप, रिक्टर स्केल, हाइग्रोमीटर या बैरोमीटर। ट्राई कीजिए भाइयों। ठीक है भाई, आंसर है नेफोस्कोप। देखिए भाई, इस सवाल में मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहूंगा। कई बार हमारे सामने ऐसा सवाल आ जाता है जिसका हमने कभी पढ़ा नहीं है। मान लिया, इसी को ले लेते हैं हम। आपने मान लिया ये नहीं पढ़ा कि नेफोस्कोप बादलों की दिशा और गति मापता है, लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे होते ऊपर का पढ़ेंगे, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे भी नहीं, क्वेश्चन को क्विट कर देंगे। क्विट नहीं करना भाई, पहले एक बार ऑप्शन तो चेक कीजिए। अभी आप इसको नहीं जानते, लेकिन हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं जानते, लेकिन मान लिया आप इसको नहीं जानते तो आप, हो सकता है रिक्टर स्केल को सभी जानते हैं, भूकंप नापता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता यानी नमी यानी ह्यूमिडिटी को मापता है, आर्द्रता, नमी या ह्यूमिडिटी को मापता है, भूकंप को मापता है। और बैरोमीटर क्या मापता है? वायु दाब को मापता है। तो ये तीनों का पता है, तो चौथा ये 100% हो जाएगा भाई। तो इसीलिए कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जो हमको नहीं पता, फिर भी हम उसको 100% ठीक कर सकते हैं। इस चीज का भी आपको एग्जाम में ध्यान रखना है भाई। तीसरे सवाल पर आते हैं भाई। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? सोडियम का लैटिन नाम क्या है? ट्राई कीजिए भाई। ऑप्शन दे रखे, नेट्रियम, स्टेनम, कैलियम या प्लम्बम। तो भाई चेक करते हैं। देखिए, आंसर इसका भी बहुत आसान है अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो। बाई चांस बहुत सारे जो केमिस्ट्री बेस्ड हैं वो इसको पढ़े रखते हैं सभी चीजों को, लेकिन बाई चांस आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ा आपने तो बहुत से के लिए टफ हो जाएगा सवाल, जबकि आसान है। सोडियम का प्रतीक हर कोई जानता है कि सोडियम Na को दिखाते हैं, तो नेट्रियम सोडियम का लैटिन नाम है, क्योंकि जो हमारे प्रतीक होते हैं, तत्वों के प्रतीक होते हैं, वो लैटिन भाषा से ही निकाले गए हैं। इसलिए सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होने के कारण इसको Na कहा जाता है। स्टेनम किसको कहते हैं? St किसका है? टिन का। प्लम्बम पीबी, पीबी किसका? शीशे का।
ये टिन हो गया, ये सीसा हो गया, और कैलियम पोटेशियम, पोटास। ठीक है, पोटेशियम का क्या होता है आप जानते होंगे, तो पोटेशियम को ये बोलते हैं भाई, प्लम्बम किसको बोलते हैं, सीसा को बोलते हैं, और स्टेनम टिन को बोलते हैं। ठीक है भाई, एसएन टिन जो एसएन के स्टेनम के द्वारा एसएन दिखाते हैं, और सोडियम का Na हो गया भाई। क्लियर है सर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, झूम क्या है? पहला ऑप्शन लोक नृत्य, दूसरा जनजाति, तीसरा भाषा, चौथा है कृषि। बहुत आसान सवाल है, सभी जानते होंगे। आंसर है झूम एक कृषि है। किस प्रकार की कृषि है? चल कृषि है। इसको स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरणशील कृषि भी कहा जाता है। यह काटो और जलाओ नीति पर आधारित है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए इस कृषि पर बैन है। और झूम कृषि भारत में कहां पर होती है भाई? मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है भाई, पहले हुआ करती थी, अब तो इस पर बैन भी है। काटो और जलाओ नीति कृषि भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। भाई हर सवाल का आंसर हमारे बोलने से पहले आप अपना जरूर लिखना भाई। ठीक है, कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे स्थित है? डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे स्थित है। ट्राई कर लिया आपने? आंसर है विशाखापट्टनम बंदरगाह। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे स्थित है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? आपको मुख्य सभी कप याद होने चाहिए, कौन सा किस खेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, गोल्फ, फुटबॉल या पोलो। ट्राई कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है फुटबॉल। रोवर्स कप फुटबॉल का चैंपियनशिप होती है। क्वेश्चन नंबर 7, ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाने की घटना से कौन सा त्योहार संबंधित है? इन 4 त्योहारों में से कौन सा ऐसा त्योहार है जो ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाने की घटना से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है क्रिसमस, मुहर्रम, ईस्टर या गुड फ्राइडे। ठीक है भाई, तो चेक करते हैं, आप अपना आंसर लिख लीजिए। ठीक है, तो आते हैं, तो देखिए इसका सही आंसर है गुड फ्राइडे। अभी देखिए क्रिसमस, क्रिसमस ईसा मसीह के जन्मदिन से संबंधित है। जिस दिन उनका जन्मदिन पड़ता है उस दिन क्रिसमस होता है। गुड फ्राइडे जब उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया तो उसके याद में, उससे घटना से संबंधित मनाया जाता गुड फ्राइडे। और ईस्टर कब होता है? सलीब पर चढ़ाने के बाद, ये दोबारा से 3 दिन बाद ईसा मसीह दोबारा से अपने शिष्यों को दिखाई दिए थे, तो उस घटना की याद में ईस्टर को मनाया जाता है। ठीक है भाई, जन्म, सलीब पर चढ़ाना, और ईस्टर का मतलब क्या है? दोबारा से उनका पृथ्वी पर आगमन की याद में। मुहर्रम मुस्लिमों का त्योहार है, इस्लाम धर्म का त्योहार है, 3 ईसाई धर्म के त्योहार थे। ईसाई धर्म में 3 ही मुख्य त्योहार होते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस महापुरुष का जन्म कलाडी केरल में हुआ? कलाडी जगह का नाम आ जाता है, कई बार केरल भी आ जाता है। कलाडी केरल में हुआ। आप अपना आंसर जरूर चेक कीजिए भाई। देखिए सर, सवाल बहुत आसान है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के ऑप्शन रखे जाए जो बच्चे को थोड़ा कंफ्यूज करे, क्योंकि जब ऑप्शन नजदीक के होंगे तभी बच्चा कंफ्यूज होगा और तभी बच्चा पकेगा ढंग से, तभी वो बच्चे जो हैं, तभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, तभी उसमें परफेक्ट बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, आपने अपना आंसर चेक कर लिया होगा। हाँ जी, किस महापुरुष का जन्म कलाडी केरल में हुआ? तो देखिए सही आंसर है शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। स्वामी विवेकानंद का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नाडिया पश्चिम बंगाल में। गुरु नानक का जन्म ननकाना साहिब जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है वहां पर हुआ। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म कहां पर माना जाता है? कलाडी केरल में हुआ। ठीक है भाइयों, अगला सवाल बहुत आसान है।
गांधार शैली किस वंश से संबंधित है? आसान भी है और महत्वपूर्ण भी है। गांधार शैली किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या मुगल वंश। आप अपना आंसर प्लीज ट्राई कीजिए। ठीक है भाई, आ जाते हैं। आंसर है भाई कुषाण वंश। यूची कबीला, कुषाण वंश, सम्राट कनिष्क, कुजुल, कन्फ्यूशस वगैरह, ये सब एक ही चीज से जुड़े हुए हैं। तो गांधार शैली कुषाण वंश से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाइयों, अगर आप सवालों को ध्यान से देखेंगे तो हमारे सवाल हर सब्जेक्ट को टच करते हुए देंगे हम आपको। मॉडल पेपर का मतलब ही ये होता है कि कोई भी टॉपिक अनटच ना छोड़ा जाए। ठीक है, तो जीके में हमने कोशिश करते हैं हर सब्जेक्ट से, हर टॉपिक से जुड़ा हुआ चीजों को शामिल करें। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा। आंसर जरूर लिखे भाई। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किन दो ग्रहों के बीच रहकर करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किन दो ग्रहों के बीच रहकर करती है? ऑप्शन एक है बुध शुक्र, दूसरा मंगल शुक्र, तीसरा शुक्र बृहस्पति, चौथा मंगल और बुध। ट्राई कीजिए भाई। बहुत अच्छे भाई, ट्राई करते हैं। अब आप हम बताते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने बुध और शुक्र आंसर दिया है। सवाल को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किन दो ग्रहों के बीच रहकर करती है? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसका परिक्रमण पथ जो है वो कौन से दो ग्रहों के बीच में है? तो भैया आंसर है मंगल और शुक्र ग्रह के बीच। आपको सभी ग्रहों की स्थिति पता होनी चाहिए। सूर्य, बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी तीसरे पर आती है। तो सूर्य के बाद बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। अब पृथ्वी यहां पर है तो उससे पहले शुक्र आएगा। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। यम तो अभी ग्रह नहीं है, वो आप जानते हैं। तो सूर्य के बाद बुध जानते हैं, और बुध के बाद आता है शुक्र, फिर अपनी पृथ्वी आ गई है, और फिर आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी के बाद मंगल। और हमने क्या पूछा है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किन दो ग्रहों के बीच रहकर करती है? तो मंगल ग्रह एक तरफ है, शुक्र ग्रह दूसरी तरफ है। तो आंसर हो गया बी, मंगल और शुक्र ग्रह भाई। ठीक है, सवाल बहुत आसान था, सभी जानते हैं, लेकिन अगर आपने लैंग्वेज पर भी हल्के से भी ध्यान नहीं दिया तो सवाल गलत होने का चांस है भाई। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? ऑप्शन ए इस्पात में, हीरे में, निर्वात में या पारे में। चेक कीजिए भाई आंसर। ठीक है, तो सही आंसर है निर्वात में। निर्वात यानी वैक्यूम। इंग्लिश मीडियम के तो याद रखना वैक्यूम। वैक्यूम में प्रकाश की या स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। अगर प्रकाश की जगह ध्वनि होता तो वैक्यूम में सबसे कम हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र एसी को डीसी में बदलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आसान है भाई। कौन सा यंत्र एसी को डीसी में बदलता है? आंसर ट्रांसफार्मर, डायनोमो, सौर सेल या रेक्टिफायर। चेक कीजिए भाई। ठीक है, तो कौन सा यंत्र एसी को डीसी में बदलता है? ट्रांसफार्मर, डायनोमो, सौर सेल या रेक्टिफायर। भाई जिन भाइयों ने ट्रांसफार्मर लिखा है वो गलत है। सही आंसर है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को हिंदी में बोलते हैं दिष्टकारी। एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलता है भाई। ट्रांसफार्मर एसी को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा, यानी प्रत्यावर्ती धारा को या तो ज्यादा करता है या कम करता है, बदलता नहीं है वो। ठीक है भाई, आंसर है रेक्टिफायर या दिष्टकारी। अगर ऑप्शन में रेक्टिफायर या दिष्टकारी नहीं है तो डायोड चल सकता है, क्योंकि रेक्टिफायर बनाने में डायोड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है रेक्टिफायर बनाने में? डायोड का प्रयोग होता है। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हमने इकोनॉमिक्स से उठाया है, क्वेश्चन नंबर 13। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तो कुल उपयोगिता कितनी होती है? जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तो कुल उपयोगिता कितनी होती है? सीमांत उपयोगिता इंग्लिश वर्जन वाले ध्यान रखना, मार्जिनल यूटिलिटी, और ये टोटल यूटिलिटी होगी।
मार्जिनल यूटिलिटी अगर 0 है तो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? ठीक है, तुष्टि गुण भी बोलते हैं, उपयोगिता को तुष्टि गुण भी बोलते हैं भाई। यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस शब्द को किस तरह से आपके सामने पेश किया जा सकता है। उपयोगिता भी आ सकता है, तुष्टि गुण भी आ सकता है, इंग्लिश में तो यूटिलिटी आएगा ही आएगा। ओके, तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तो कुल उपयोगिता क्या होती है? ऑप्शन है शून्य, न्यूनतम, अधिकतम या ऋणात्मक। चेक कीजिए भाई, आ जाते हैं भाई। सही आंसर है अधिकतम। जब सीमांत उपयोगिता 0 होगी तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। इस सवाल को रिवर्स में भी पूछा जाता है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता कितनी होती है? तो आंसर शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इसका वाइस वर्सा भी आपको ध्यान रखना है। तो जब सीमांत उपयोगिता 0 तो कुल उपयोगिता अधिकतम, जब कुल उपयोगिता अधिकतम तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये कुछ महान व्यक्तियों के नाम दिए गए, महान कह लीजिए या प्रसिद्ध कह लीजिए, ये कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम दिए गए। इनमें से किसे जहर देकर मारा गया था? आ जाते हैं। ऑप्शन अरस्तु, सुकरात, हिटलर या मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत अच्छा सवाल है, कॉमन जानकारी होनी चाहिए ऐसी चीजों के बारे में। तो सही आंसर है, आप चेक कर चुके होंगे, आंसर है सुकरात, बी, सुकरात। ओके भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक पदार्थ की अर्धायु 28 दिन है, पदार्थ के भार में 75% कमी होने में कितने दिन लगेंगे? ट्राई कीजिए भाई, थोड़ा टाइम ज्यादा लीजिए इस बार। एक पदार्थ की अर्धायु 28 दिन है, पदार्थ के 75% कमी होने में कितने दिन लगेंगे? ऑप्शन 21 दिन, 42 दिन, 56 दिन या 84 दिन। हो गया भाई, ट्राई करते हैं। तो आंसर है भाई 56 दिन। प्लीज मैच कीजिए अपना आंसर। एक पदार्थ की अर्धायु 28 दिन है, पदार्थ के भार में 75% कमी होने में कितने दिन लगेंगे? तो देखते हैं भाई। अब बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हैं, तो उनको बता देते हैं। अर्ध आयु क्या होती है? वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ का भार घटकर आधा रह जाए वो पदार्थ की अर्धायु कहलाता है। जितने समय में किसी पदार्थ का भार आधा रह जाए वो उसकी अर्धायु कहलाते हैं। ठीक है, अब कोई भी पदार्थ है उसकी अर्धायु 28 दिन है मान लिया, तो ऐसी स्थिति में उसमें 75% कमी करनी है। तो इसका मतलब क्या है? मान लिया वो शुरू में था वो 100 किलोग्राम, या 100 ग्राम भी मान सकते हो, 100 किलोग्राम भी मान सकते हो, तो उसकी मात्रा थी 100, तो 28 दिन में वो आधा रह जाएगा, तो 28 दिन में कितना रह जाएगा? घटकर 50 रह जाएगा भाई। ठीक है, और फिर अगले 28 दिन में 50 घटकर कितना रह जाएगा भाई? 25 रह जाएगा, क्योंकि आधा होगा, 50 का आधा 25 होगा ना। तो टोटल हुए 28 और 28 56, 100 से रह गया 25, कितने की कमी हुई? 75% कमी हुई है भाई। एक पदार्थ की अर्धायु 28 दिन में पदार्थ के भार से 75% कमी होने में कितने दिन लगेंगे? 75% कमी करनी है, यानी 100 की बजाय 25 रखना है। 75% कमी तब होगी तो कितने लगे? 28 और 28 56 दिन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल का आविष्कारक कौन था? ऑप्शन है वर्नर वॉन ब्राउन, रॉबर्ट ओपनहीमर, बेंजामिन फ्रैंकलिन और रॉबर्ट फॉर्मिच। ट्राई कीजिए भाई, मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र। आ जाइए, आंसर है के वर्नर वॉन ब्राउन। ये जर्मनी मूल के थे, बाद में इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी वर्नर वॉन ब्राउन ने। और इसमें कंट्रोवर्सी भी है, कहा जाता है कि जो पहली मिसाइल बनाई थी जर्मनी ने बनाई थी और उसका प्रयोग 1944 में इंग्लैंड में किया था, जो थोड़ा विवादित भी है। ठीक है, लेकिन इसी को माना जाता है, वर्नर वॉन ब्राउन को मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र का आविष्कारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मैग्सेसे पुरस्कार कौन प्रदान करता है? मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको मेगा शाय पुरस्कार भी कहते हैं, इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं, सभी जानते हैं, एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। तो स्वीडन, जो आपने ट्राई कर लिया होगा, बताते हैं, स्वीडन जो है वो नोबेल पुरस्कार देता है, मैग्सेसे नहीं देता। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार देता है और यूएनओ पुरस्कार नहीं देता, तो फिलीपींस देता है। मैग्सेसे पुरस्कार को कौन देता है? फिलीपींस। कलिंग पुरस्कार जो प्रसिद्ध है यूनेस्को संस्था द्वारा दिया जाता है, और स्वीडन कौन सा देता है? नोबेल पुरस्कार। आसान सवाल था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी आनुवांशिक बीमारी है?
ट्राई कीजिए भाई, इनमें से कौन सी आनुवांशिक बीमारी है? टिटनेस, टाइफाइड, हीमोफीलिया या हाइड्रोफोबिया। तो पूछ रहा है इन 4 बीमारियों में से कौन सी जेनेटिक डिसीज है, आनुवांशिक बीमारी यानी जेनेटिक डिसीज। तो टिटनेस, टाइफाइड, हीमोफीलिया, हाइड्रोफोबिया में देखिए हीमोफीलिया एक जेनेटिक बीमारी है। कौन सी बीमारी होती है? जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। और हीमोफीलिया जो बीमारी है भाई, ये ब्रिटेन के शाही परिवार से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे रॉयल डिसीज या शाही बीमारी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शाही बीमारी, यानी शाही बीमारी यानी रॉयल डिसीज, क्योंकि ब्रिटेन के शाही परिवार से जुड़ी हुई बीमारी है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा सवाल है। इनमें से कौन सी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? इनमें से कौन सी रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाते हैं? ट्राई कीजिए भाई। ठीक है भाई, आ जाते हैं। सही आंसर है 180 डिग्री देशांतर। देखिए सर, 0 डिग्री देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन लाइन कहलाती है। 23.5 डिग्री देशांतर में कोई प्रसिद्ध रेखा नहीं होती। हाँ, 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं। ये तो कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, पैदा करने के लिए, क्रिएट करने के लिए इस तरह के ऑप्शन रखे गए हैं। 23.5 डिग्री देशांतर कोई प्रसिद्ध रेखा नहीं है। 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं वो प्रसिद्ध। यहां पर कंफ्यूज हो जाए इसलिए हमने देशांतर रख दिया 23.5 में। कर्क रेखा और मकर रेखा वो यहां पर नहीं होती। 82.5 डिग्री देशांतर, इसमें भी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा वो है जहां से भारत का समय लिया गया है, पश्चिमी है ही नहीं। ठीक है, यहां पर हमने कहीं भी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। एक बात और भाई, 180 डिग्री देशांतर रेखा पूर्वी देशांतर है, पश्चिमी देशांतर, बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना 180 डिग्री देशांतर की बात करें तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा है, दोनों का मतलब एक ही है। इसीलिए उसको ना पूर्व बोला जाता है ना पश्चिम बोला जाता है, 180 डिग्री देशांतर रेखा बोला जाता है उसका। ठीक है भाई, क्योंकि सेम है दोनों कंडीशन। ओके, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन, आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इसको अगर हम पार कर लेते तो डेट जो होती है एक दिन घटा दी जाती है या बढ़ा दी जाती है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद या कैबिनेट। ट्राई कीजिए भाई। सही है भाई आंसर, सही आंसर है संसद, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में महाभियोग का प्रस्ताव, इंपीचमेंट या महाभियोग चलता है अनुच्छेद 61 के तहत। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस, बैडमिंटन, निशानेबाजी या गोल्फ। ट्राई कीजिए। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, निशानेबाजी या गोल्फ। सही आंसर है भाई गोल्फ। गोल्फ के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, उपसंपदा या महापरिनिर्वाण। ट्राई कीजिए भाइयों। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया, इस घटना को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्यागा, घर को छोड़ा यानी गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण। पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। और जब उनकी मृत्यु हुई या शरीर को त्यागा तो उसको मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और उपसंपदा का मतलब होता है जब कोई शिष्य पहली बार गुरुकुल में जाकर प्रवेश लेता तो उसे उपसंपदा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या है? महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जब वो पहली बार उपदेश देते हैं तो
पहली बार उपदेश देने पर माना जाता है कि वो धर्म का जो चक्र था, चक्र यानी पहिया जो था, वो परिवर्तन हो गया में आ गया, यानी उपस्थित हो गया या शुरुआत हो गई, धर्म का पहिया या धर्म का चक्र चल निकला, इसलिए इस घटना को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा से संबंधित नहीं है? इस सवाल में बताने लायक कुछ नहीं है, बस आप ट्राई कीजिए। निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा से संबंधित नहीं है? ठीक है भाई, आंसर है डिगबोई। देखिए, कैगा कर्नाटक, तारापुर महाराष्ट्र, नरौरा उत्तर प्रदेश परमाणु संयंत्र है इंडिया के। डिगबोई क्या है? तेल संयंत्र। ये किससे संबंधित है? तेल से जुड़ा हुआ है, तेल ऑयल रिफाइनरी कह सकते हो। ठीक है, लास्ट के 2 सवाल रह गए भाई, क्योंकि हमने कहा था आपसे 25 क्वेश्चन कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए डॉब्सन, डायोप्टर, डेसिबल या पास्कल। तो ट्राई कीजिए भाई। ठीक है भाई, आंसर है डायोप्टर। सही आंसर है डायोप्टर। भाई जी, ये जो दे रखे हैं, पास्कल दाब का मात्रक है, प्रेशर का, डेसिबल ध्वनि का है, ठीक, शोर का या ध्वनि का। डॉब्सन किसका मात्रक है भाई? डॉब्सन है ओजोन की मोटाई मापने की इकाई। डॉब्सन मात्रक नहीं है, ओजोन की मोटाई मापने की इकाई। डेसिबल ध्वनि से जुड़ा हुआ, पास्कल प्रेशर से जुड़ा हुआ, डायोप्टर लेंस की क्षमता। तो इन तीनों पर ध्यान रखना भाई, ये तीनों अलग अलग हैं। काकरापार परियोजना तथा उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? लास्ट क्वेश्चन है, काकरापार परियोजना, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? 2 दे दिए हमने एक साथ। ऑप्शन कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। ट्राई कीजिए भाई, आ जाते हैं। तो सही आंसर है भैया ताप्ती। तो ताप्ती नदी पर काकरापार और उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है। मुझे उम्मीद है भाई आपने ईमानदारी से सभी सवालों को अच्छे से किया होगा। आप चेक कीजिए, बताने की जरूरत नहीं है किसी को, आप खुद का चेक कीजिए कि आपने 25 में से कितने सवाल ठीक किए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अभी आपकी तैयारी किस लेवल की है और कितनी तैयारी आपको और करनी चाहिए। ठीक है, कोई भी सवाल ऐसा नहीं पूछा हमने जो इंपॉर्टेंट नहीं हो या जो का कोई लॉजिक नहीं हो, जिस सवाल का कोई लॉजिक नहीं हो। हमने सारे लॉजिकल क्वेश्चन पूछे हैं सर आपसे। ठीक है भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। कमेंट जरूर करें कि आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो हमारी तरफ से उम्मीद करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपकी तरफ से अच्छे कमेंट्स आते हैं, हमें लगता है कि आपको ये वीडियो, इस तरह की वीडियो पसंद आई, तो हम आगे भी इसी तरह की वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर पसंद नहीं आती तो हम फिर सब्जेक्ट वाइज ही आपको पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज ही पढ़ाएंगे। ठीक है भाइयों, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।